अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन। एंड सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि जिस इंसान से आप ये आज स्किल सीखने जा रहे हो वो कितना क्रेडिबल है। आई एम डॉक्टर यासिर इकबाल फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बैच 28 करंटली इन सेकेंड ईयर MBBS। और आपको मैं अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बताऊं तो मैंने जो है वो फेडरल बोर्ड से अपनी मैट्रिक एंड FSC की डिग्री ली थी। एंड फेडरल बोर्ड में अगर मैं आपको सबसे पहले FSC के मार्क्स बताऊं, दे वर 10, 50 आउट ऑफ 1100, ठीक है। और मेरी अपने जो मेरा कॉलेज था उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। अच्छा, देन आपके पास FSC में भी अगर आप केमिस्ट्री को देखो, क्योंकि मेरा जो आपसे ताल्लुक़ होगा दैट विल बी स्पेसिफ़िकली रिगार्डिंग द केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स, ठीक है। अब अगर आप मैट्रिक के मार्क्स कंसिडर करें, ठीक है, मैट्रिक के मार्क्स, देन मैट्रिक में आई गॉट 1091 मार्क्स आउट ऑफ 1100 एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज द ईयर व्हेन दिस पैंडेमिक केम, ठीक है, नेम्ड एज कोरोना वायरस। एंड यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूँ तो आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे अगेन 150 आउट ऑफ 150 मार्क्स थे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हाउ मच क्रेडिबल आई एम, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्किल को, सीखते हैं अब हम कि ये स्किल क्या है, ये स्किल क्यों ज़रूरी है, इस स्किल का हमें फ़ायदा क्या होगा और इस स्किल का हमें कितना लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा कि हमारी पूरी लाइफ में जब भी कभी एग्ज़ाम आएगा हमें इसका फ़ायदा होता रहेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से और वो है वाई, कि पेपर प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है भाई, क्या ज़रूरत है इसकी। जब आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है, जब आपको एक चीज़ की समझ है, जब आपने एक चीज़ को अटेम्प्ट किया है, आपने उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है पेपर प्रेजेंटेशन की। इसका सबसे जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ अटेनिंग हाई मार्क्स, ठीक है। अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। इसको ना मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि लॉजिक इसके पीछे क्या है। देखो, इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक आपके पास एग्ज़ामिनर जो है ना, एग्ज़ामिनर, सैडली इन पाकिस्तान जो यहाँ का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, उस सिस्टम में जो पेपर्स हैं ना वो इतने अच्छी तरह चेक नहीं होते। असूल तो ये था कि चाहे एक बच्चे ने अच्छा लिखा है, चाहे एक बच्चे ने अच्छा नहीं लिखा, अगर दोनों ने कॉन्सेप्चुअली सेम लिखा है तो दोनों को ही फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ठीक हो गया। आप एक ह्यूमन माइंड को स्टडी करें कि एक ह्यूमन का जो माइंड है, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। उसकी साइकोलॉजी ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्ज़ामिनर है, ठीक है, ऑब्वियस बात है उसके ऊपर ना बहुत लोड डाल देते हैं बोर्ड वाले कि आपने इतने ज़्यादा पेपर एक दिन में चेक करने हैं, ठीक है, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, पर पेपर उनको अमाउंट मिलती है, ठीक है। अब उसने क्या करना है, उसने ये देखना है कि उसको कौन सा बच्चा ज़्यादा आसानी दे रहा है पेपर चेक करने में। एक बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने यहाँ पर जो है वो प्रॉपर पॉइंट्स में लिखी हैं चीज़ें, ठीक है, पॉइंट्स में लिखने के बाद उसने यहाँ पर हेडिंग दी है प्रॉपर, ठीक है, और उसने प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट किया कि यहाँ क्वेश्चन एंड हुआ, अब नया शुरू हो रहा है। और एक बच्चा जिसने लिखी गया पैराग्राफ में उसने लिख लिया, ठीक है। अब बेशक इसने कॉन्सेप्ट ठीक लिखा हो और इसने भी कॉन्सेप्ट ठीक लिखा हो, अब मार्क्स ज़्यादा वो इस ही को देगा। क्यों? क्योंकि इससे उसने सैडली जल्दी पैसे कमाए और उसको ज़्यादा इस चीज़ की गारंटी है कि उसने जो ये चेक किया होगा, टिक लगाए होंगे डायरेक्ट, उसको पता है कि इसने ठीक लिखा होगा। जबकि जब वो इस पेपर को देखेगा ना, इस पेपर को, तो उसको देख के ये पर्सपेक्टिव जाएगा कि इसने चीज़ पैराग्राफ में लिखी है, ये मुझसे कोई ऐसा पॉइंट है जो इसको नहीं आता और वो इस पैराग्राफ में उसको छुपाना चाह रहा है। और इस बच्चे ने क्लियर कर दिया कि भाई मुझे ये पॉइंट्स आते हैं, इस बारे में देख लो जो आपने देखना है, और वो फ़ौरन से देखते साथ टिक लगा देगा। तो ये इस सब के पीछे जो साइकोलॉजी है एक एग्ज़ामिनर की, वो ये कहती है, ठीक है। अब आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है तो ऑब्वियस बात है आपको स्टेशनरी तो चाहिए होगी ना। अब स्टेशनरी में आपको क्या क्या चाहिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली बात करूं केमिस्ट्री के
रिगार्ड से, तो अब वहाँ पर क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं देखो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्कर, ऑब्वियस बात है मार्कर की तो रिक्वायरमेंट मस्ट है, ठीक है। तो मार्कर मस्ट बी ऑफ बोथ कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। अब कुछ बोर्ड्स में ब्लैक मार्कर जो है वो अलाउ नहीं है, तो वो लोग ना यूज़ करें। ऐसे फेडरल बोर्ड में ये अलाउड था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉल पॉइंट है या फिर पॉइंटर है, ठीक है, वो भी आपके पास कौन कौन से कलर्स का होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। देन इसके बाद आपके पास एक अदद स्केल हो और दैट्स इनफ, ठीक है। ये अगर आपने 3 चीज़ें पूरी कर ली हैं तो इसका मतलब आप एक बहुत हैवी किस्म का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या हो भाई, आपने पेपर को प्रेजेंट करना है ना, तो पहले तो आपने अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट कैसे करोगे भाई, किस फॉर्मेट में करोगे अटैम्प्ट तो अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन कहलाएगी। देखो आपके पास ना जो फॉर्मेटिंग होती है ना पेपर की, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अटैम्प्टिंग अ पेपर। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, ठीक है, उसी में से आपने मेन हेडिंग लिखनी है, ठीक है। मेन हेडिंग दैट मस्ट बी विद अ ब्लू मार्कर, ठीक है। मेन हेडिंग जब आप दोगे ना तो तब एक ही होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं भला, कुछ बच्चे सिर्फ ना पार्ट नंबर लिख देते हैं, ये 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है, ये उसका ए पार्ट है, ये उसका बी पार्ट है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो इस बात को पहचान नहीं पाता, लाइक उससे मिस्टेक हो जाती है, वो 2 क्वेश्चन को इकट्ठे चेक कर रहा होता है। तो जब आप एक मेन हेडिंग दे दोगे तो उसे ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि अब नया क्वेश्चन शुरू हो गया है, ये कुछ और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये होगा और दूसरा विजुअली अपीलिंग है। अब मेन हेडिंग आपने किससे देनी है, ऑब्वियसली ब्लू मार्कर से, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ना हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, हर साइंस सब्जेक्ट में आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो जो मैं आपको बातें अब बता रहा हूँ। अच्छा, मेन हेडिंग देने के बाद अब इसके बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है कि नेवर राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, नेवर यूज़ पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ कभी भी यूज़ नहीं करना आपने, चाहे कहीं भी आपको लग रहा है ना कि यार अब मैं इसको क्यों लिखूँ, पैराग्राफ ही लिखना पड़ रहा है, वहाँ भी आपने पैराग्राफ नहीं यूज़ करना, इसको अपना रूल बना लें। क्यों, देखो पैराग्राफ की जो साइकोलॉजी है ना, जो एग्जामिनर के माइंड में जाती है, दैट इज़ कि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट उसको वो टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, जिस वजह से वो कोई पॉइंट जो है वो कंसील करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। क्योंकि स्टूडेंट को पता क्या लगता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि जब मैं पैराग्राफ लिखूंगा तो वो पॉइंट जो है वो छुप जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये है जो मैंने आपको ये समझाई है सारी, ठीक है। एग्जामिनर स्टूडेंट की माइंड से सोचता है, आपने एग्जामिनर के माइंड से सोचना है कि अगर एग्जामिनर ये सोच रहा है कि पैराग्राफ स्टूडेंट इसलिए लिख रहा है कि वो कोई पॉइंट छुपाना चाहता है, तो आप पैराग्राफ ही ना लिखो। आप ये करो कि उसी चीज़ को, उसी पैराग्राफ को 3 पॉइंट्स में लिख दो, लाइक उसी के सेंटेंसेस को बेशक 3 पॉइंट्स में लिख दो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये पैराग्राफ को अपने बुलेट्स में लिख दिया, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप एक एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यही टोटल पॉइंट्स थे इसके अंदर, चाहे आप कोई पॉइंट मिस भी कर दो ना, एग्जामिनर को फिर भी यही पता है कि इसमें इतने ही पॉइंट्स थे। क्योंकि एक बच्चा जो इतना कॉन्फिडेंट होकर लिख रहा है ना पॉइंट्स, वो एग्जामिनर को ये इमेज जाता है कि जो बच्चा है उसे क्लियर हैं पॉइंट्स, ठीक है, उसने पढ़ा है इसलिए वो पॉइंट्स में लिख रहा है, कि वो छुपाना नहीं चाहता कि उसको क्या नहीं आता। तो इस वजह से वो देखते साथ टिक करेगा। इवन अगर आपका कॉन्सेप्ट भी गलत हो ना, मतलब मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि जो एग्जामिनर बहुत जल्दी चेक कर रहे होते हैं ना, वो ये भी नहीं देख रहे होते कि इसने कॉन्सेप्ट भी ठीक लिखा है कि नहीं। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे कर रहे थे जो डायरेक्ट टिक लगा रहे थे पॉइंट्स देख के, तो आपने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखते जाना है, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं जी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो, आपने ये जो बुलेट्स बनाने हैं ना, बुलेट्स हमेशा सर्कल बनाने हैं, ठीक है। एंड ये जो सर्कल भी होंगे ना, इनको आपने ये नहीं कर देना कि भाई वही ब्लैक ब्लू पेन से बना दिए, ठीक है। इनको आपने ना ब्लू मार्कर से बनाने, ब्लू मार्कर, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन डालना है तो ये बातें करनी है आपने लाजमी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं जी इसके फोर्थ एस्पेक्ट की तरफ। फोर्थ एस्पेक्ट क्या है कि जो आपने बुलेट्स दिए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो आपने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, हर पॉइंट में एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि यार ये इस पॉइंट का मेन वर्ड है, ठीक है। और उस पॉइंट का जो मेन वर्ड होगा उसको आपने
अब आप यहाँ पे ब्लू से लिखोगे, ऑब्वियस बात है ना, ब्लू पेन से लिख रहे हो, तो बीच में उस वर्ड को आपने, फॉर एग्जांपल वो वर्ड है एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, तो वो आपने किससे लिख दिया, ब्लैक पेन से, ठीक है, इसमें मार्कर नहीं करना क्योंकि फिर ओवर हो जाता है, ब्लैक पेन से आपने लिखा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने 4 पॉइंट सीख लिए कि किस तरह आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। हर जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आपने इसकी ने यहाँ पर एक मेन हेडिंग दी है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने मेन हेडिंग के नीचे 4 पॉइंट्स उसके लिख दिए, ठीक है, और ये आंसर इसका ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन का ख़त्म हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लाजमी एक लाइन लगानी, ठीक है, दिस लाइन इज़ ऑफ वाइटल सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका काम ये है कि ये आपके एग्जामिनर को बताती है कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, और सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दिखने में विजुअली अपीलिंग है, ये कि एक बच्चे ने प्रॉपर एक फॉर्मेट में पेपर किया है जो एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या पता लगता है, देखो पॉइंट नंबर 6 इज़ दैट कि आपके पास जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री, वहाँ पर जब भी कोई रिएक्शन आएगा ना, यू मस्ट रिकॉल दैट दैट रिएक्शन मस्ट बी रिटन विद अ ब्लू मार्कर, ठीक है, हमेशा लाइक आप ये अपने ना रूल बना लें कि जब भी कोई रिएक्शन आएगा ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी आ जाएगा, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं और इनऑर्गेनिक में भी, तो आपने हमेशा एक ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, लाइक ये आपका रूल होना चाहिए कि यहाँ पर आपने करना ही ब्लू मार्कर है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना वो केमिस्ट्री ओरिएंटेड पॉइंट था, ठीक है, लाइक ये आपके पास ज़रूरी नहीं है आपके पास हर जगह पे आए, ठीक है, ऑब्वियस बात है, बायोलॉजी में कहाँ रिएक्शंस होते हैं इतने, तो वहाँ पर तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैं केमिस्ट्री के रेफरेंस से ये बताया कि यहाँ पर आपके पास रिएक्शन को हमेशा आपने ब्लू मार्कर से लिखा। अब हम लोग ना चलते हैं MCQs की तरफ, ठीक है, कि MCQs को अटैम्प्ट करने के लिए और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए FSC में हम क्या करें, ठीक है। आपको वही बात करूँगा सीधी सीधी जो मैं ख़ुद भी किया करता था। देखो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 MCQs हैं, ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि लाइन में MCQ सॉल्व करो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लाइन में सॉल्व करने की। आपका MCQ पेपर है ना, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह सॉल्व करो, एग्जामिनर ने ये तो नहीं माउंट किया हुआ कि भई आपने सॉल्व करने ही करने हैं लाइन में। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ना आपको पहला MCQ आता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, चौथा नहीं आता, पाँचवां भी नहीं आता, सातवां भी नहीं आता, आठवां भी नहीं आता, नौवां 10वां आता है, ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, आपने सबसे पहला राउंड, ठीक है, सबसे जो फर्स्ट आपका राउंड होगा उसमें आपने सबसे जो ज़्यादा आसान MCQ ना, लाइक जो डायरेक्ट बुक लाइंस हैं, बुक लाइंस जो आपको पता है कि इसका आंसर इसके अलावा हो ही नहीं सकता, वो सॉल्व करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला आया, दूसरा आया, ठीक है, देन आपको आता था चौथा, और देन 3 छोड़ के आपको आखिरी 3 आते थे, ठीक है, और लास्ट वाला भी नहीं आता था। अब देखो पहला राउंड हो गया, अब आपने जाना है सेकंड राउंड पे, ठीक है, सेकंड राउंड, और इसमें आपने इसमें भी तरतीब में नहीं चलना कि भाई अब मैं तीसरा सॉल्व करके ही जाऊँ, अब मैं सेकंड राउंड में हूँ तो भाई तीसरा तो सॉल्व करके ही जाऊँ, नहीं। अगर आपको तीसरा भी नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तीसरा नहीं आता, पाँचवा भी नहीं आता, और आपको फॉर एग्जाम्पल छठा भी नहीं आता, तो 7वां सॉल्व करो और 10वां सॉल्व करो, और ये आपका हो गया दूसरा राउंड, ठीक है। अब दूसरे राउंड में कंपैरेटिवली हार्ड MCQs हो जाए, कंपैरेटिवली हार्डर, ठीक है, जिनको आपको थोड़ा सोच कर भी आंसर पता लग गया। अब आपने क्या किया भला, आपने जो है वो 6th 7th और 10th भी सॉल्व कर लिया। अब आपके पीछे कितने रह गए, 3 और 5। अब जो आपका है ना थर्ड राउंड, ठीक है, अब भला क्या है, अब ये जो आपने मार्क कर लिए ना MCQs, इट इज़ 100% गारंटेड कि ये जो आपने MCQs मार्क किए होंगे ना, अगर कोई मिस हैप ना हुआ तो आपके 100% इनमें मार्क्स होंगे, आपके करेक्ट हो चुके हैं इतने MCQs, ठीक है। टोटल आपके कितने रह गए, 2, यानी आपके 8/10 तो आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके 10 MCQs हो तो उनमें से 8 तो आ चुके हैं। अब आपको यहाँ तक ना मेंटली तसल्ली हो जाती है। वो 2 MCQs ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने डाले ही ऐसे हैं उन बच्चों के लिए कि जो ये गलती करते हैं, पहला किया, दूसरा किया, फिर तीसरा करके ही जाना है मैंने, तो चौथा किया, फिर पाँचवा तो मैंने भाई करके ही जाना है, हालांकि मुश्किल है लेकिन मैंने करके जाना है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, आपको ना पहले
इन एमसीक्यूज़ को करके 2 राउंड्स में कॉन्फिडेंस गेन करना है कि आपको आता था पेपर। 8 तो आ गए ना आपके 10 में से, बस बात ख़त्म। 8 हो गए। अब आप गौर से सुकून से सोचो कि भाई 3rd का क्या हो सकता है और 5 का क्या हो सकता है। अब तक आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो बच्चा जल्दी करता है ना और लाइन में चलता है वो हमेशा गलत करता है। और मैंने अपने बोर्ड के पेपर्स में हमेशा यही किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना, अब फॉर नंबर ये एमसीक्यूज़ बच गए ना, इनको मैं इधर ले आया, ठीक है, 3rd और 5th। अब इनमें भला क्या सिस्टम हुआ है, A B C एंड D 4 ऑप्शन है ना, तो कोई से 2 ऑप्शन एलिमिनेट मैं कर चुका हूँ 3rd राउंड तक आने तक। एटलीस्ट मुझे पता लगे कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते। अब पीछे कितने रह गए हैं, ये वाला ऑप्शन रह गया और ये वाला ऑप्शन रह गया। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है भाई। अब आप यहाँ पे बैठ के जब सोचोगे ना, अब मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि अब जो आपका माइंड आपको बताएगा ना वो असल आंसर बताएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसका है ना आंसर चार्ली ऑप्शन, तो अब आपका माइंड आपको चार्ली ऑप्शन ही बताएगा, ठीक है। अब आपका माइंड इस ही की तरफ नेचुरली आपको लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सबसे पहला जो मोटिवेटिंग फैक्टर आया दैट वाज कॉन्फिडेंस, ठीक है। इससे आपको क्या मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है कि आप इतने ठीक हो गए। और दूसरा ये कि आपको एलिमिनेशन हो गई है कि यार ये ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं, अब ये तो हो नहीं सकते। और पीछे आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी बच जाती है, 50% प्रोबेबिलिटी थी कि आप या ए मार्क करोगे या सी मार्क करोगे। 50% तो प्रोबेबिलिटी थी ना करेक्ट आंसर की। अब आपने ये मार्क कर लिया करेक्ट और 5th भी आपने इसी तरह मार्क कर लिया करेक्ट, तो आपके कितने हो गए, 10 आउट ऑफ 10। ये वो ट्रिक है जो एमसीक्यूज़ में सिर्फ एफएससी लेवल पर नहीं, दिस ट्रिक इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन एफएससी एज वेल एज एमडी कैट लेवल, ठीक है। एमडी कैट का पेपर जो मैंने सॉल्व किया था ना, आई सॉल्व इट इन 6 राउंड्स। 6 राउंड्स मैंने लगाए थे और उन 6 राउंड्स को सॉल्व किया था मैंने बारी बारी, ठीक है। और मैंने बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं किया जिस तरह बच्चा कहते हैं यार इसका मैं आ ही रहा, मैं इसको लगा ही देता हूँ। भाई नहीं, मैं इसको सबसे एंड पे ले जाऊँगा। बेशक इसको लास्ट मिनट तक लेके जाना पड़े, इसको मैं लास्ट मिनट तक ले जाऊँगा, राउंड्स बार बार लगा कर, और एंड पर जो है वो मेरे से सॉल्व हो गया। एंड गेस व्हाट, मेरे आपके पास मार्क्स आए 192 आउट ऑफ 200, ठीक है। एंड दिस इज़ माई एम डी कैट 2023 स्कोर, ठीक है। 2023 में जो एम डी कैट कंडक्ट हुआ था उसका स्कोर है मेरा। तो इसलिए ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये सिर्फ मैंने अप्लाई नहीं की। जो 2024 जो है ना, 2024 इसमें मैंने ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना टीच किया था, ठीक है। 2024 में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीच किया था और उनके रिस्पॉन्सेज जो थे वो बहुत हैवी रिस्पॉन्सेज थे। जब वो वापस आए और उन सब के मार्क्स इतने अच्छे थे, लाइक 195 प्लस भी कितने उन्हें क्रॉस किया, 190 का फिगर तो बहुत सारों ने क्रॉस किया। तो उनके सबके रिस्पॉन्सेज यही थे कि सर आपकी जो ये एमसीक्यू सॉल्व करने वाली टेक्निक थी, दिस हेल्प्ड अस अ लॉट। लाइक वो एमसीक्यूज़ ना जो बंदा शुरू में सॉल्व करता है ना, उसका बिन हमेशा उसको गलत आंसर की तरफ लेके जाता है। आप कहते हो ना आपके तुक्के नहीं लगते भाई, मतलब पढ़ने के बाद भी जो एक इंसान को सेंसिबल तुक्का लगाना होता है वो भी मेरे से नहीं लगता। उसकी रीज़न ही ये होती है कि आप उसको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में करने की कोशिश करते हो। जो चीज़ 3rd राउंड में या 4th राउंड में करने वाली है उसको वहाँ तक लेकर जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको रिवील कर दी। अच्छा जी, देखिए अब हम लोग ना देखते हैं एक जनरल पैटर्न। कोई भी आपने ना फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग अटैम्प्ट करना है या इवन कोई शॉर्ट भी अटैम्प्ट करना है, देखो उसको सबसे पहले तो मेन हेडिंग तो आपकी कहीं भी नहीं की। ये अगर आपने नहीं दी ना तो आपने अपना बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो लूज़ कर दिया। तो मेन हेडिंग होगी। देन उसके बाद आप देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टॉपिक लिखा है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है टॉपिक आइसोमेरिज्म का, तो आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन आएगी ना, दैट विल बी योर फर्स्ट सब हेडिंग। और मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट्स में सबसे पहली हेडिंग जो है ना वो आपके पास आ रही होती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन कभी भी आपने डायरेक्ट ये लिख नहीं देना, ठीक है। सबसे पहले आपने उसकी सब हेडिंग देनी है डेफिनेशन की। देन उसके बाद ये, अब फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसकी आपने डेफिनेशन दिया है, तो अब अगली सब हेडिंग क्या बन सकती है, फॉर एग्जांपल फीचर्स की सब हेडिंग बन सकती है, या फिर आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की सब हेडिंग बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फीचर्स की सब हेडिंग दे दोगे, या फिर आप ये सब हेडिंग दे दोगे, एप्लीकेशंस की सब हेडिंग दे दोगे, ये जो मर्जी। देन आप जो है ना उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखोगे, तो आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। और पॉइंट्स में भी मैंने आपको बताया था जो आपके पास बात ऐसी आ जाती है जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस पॉइंट के अंदर, दैट आर फॉर एग्जांपल स्पॉन्टेनियस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सोथर्मिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहाँ पर ये आपने लिख दिया, ठीक है। देन आपके पास सब हेडिंग आ जाती है उसके रिएक्शन की। तो रिएक्शन जब आपने लिखना है उसको रिएक्शन की हेडिंग देनी है। या फॉर एग्जांपल एनोड या कैथोड पे रिएक्शन होते हैं तो आपने यहाँ लिखना है एट एनोड या एट कैथोड, और फिर आपने दे देना है उसका रिएक्शन, और वो आपने किससे देना है, विद अ ब्लू मार्कर। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी हेडिंग में नहीं आ रही होती, उसको आपने नोट की फॉर्म में लिखना है। लिखना है आपने नोट एंड पे और वहाँ पर आपने लिख देना, ठीक है।
एग्जांपल्स की भी हेडिंग आ सकती है इसी तरह सब हेडिंग, ठीक है। तो वो आपको ना क्वेश्चन की सेंस होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी सब हेडिंग्स आ सकती हैं, और फिर उस सब हेडिंग में कहीं पर भी आपने पैराग्राफ ना लिखा हो। सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ अ होल वेल अटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और नोट में भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिख देना, ठीक है।